हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनयू के टीच में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 के आईएमपी क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस आपके सामने ये है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर है कार्बन और इसके यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका सामान्य ज्वलन ताप अधिक होता है। इसका रख रखाव आसान होता है तथा दहन नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कार्बन एवं और उसकी यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपका भी फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो इस चैनल पर पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मैं उनके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोयला तथा पेट्रोलियम कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है सेकंड, कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो हमारा आंसर है कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ जो विभिन्न जैविकी और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती हैं। तो क्या हमारा कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ जो विभिन्न जैविकी तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर एक कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र जल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। तो चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और यही पानी में स्पंज का तरह फंस गए। इस प्रकार कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन था अभी, कोयला तथा पेट्रोलियम निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कोयला तथा पेट्रोलियम निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, तो साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये आपका अपमार्जक का दूसरा नाम क्या होता है, डिटर्जेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साबुन और अपमार्जक, ठीक है। साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट में अंतर, तो सबसे पहले हमने साबुन के देख लेते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में किस तरीके से लिख के आए, तो एक तरफ आप लिखें साबुन, ठीक है, साबुन, बीच में आप अंडरलाइन करके, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखे, अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक। तो इस तरीके से आप टेबल बनाकर इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर आएँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं साबुन। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुन का फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं। क्या साबुन क्या होता है, ये साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते। जो मैंने ये क्वेश्चन से आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखी है, मैं इस चैनल पर पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, एक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बना दें। साबुन क्या होता है, साबुन एक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बना दें, ठीक है। तो हमारा साबुन का फोर्थ पॉइंट है, साबुन में साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ करते हैं। साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ करते हैं। साबुन होता है क्या, डिटर्जेंट की तुलना में क्या कपड़े कम साफ करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपमार्जक। तो अपमार्जक में हमारा है, इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनिक लवण या सोडियम लवण होते हैं। तो क्या होता है, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण या
सल्फोनिक लवण या सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हमारा है अपमार्जक का सेकंड पॉइंट, एक कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अपमार्जक होता है क्या, कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ क्या कर झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हमारा अब थर्ड पॉइंट है इसी का अपमार्जक का। ठीक है, तो एक कठोर जल में उपस्थित CaO व Mg यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, हमारा अपमार्जक। ठीक है, फोर्थ है हमारा अपमार्जक साबुन की तुलना में कपड़े अधिक साफ करते हैं। ठीक है, तो आपका इसका अपोजिट था उसका पॉइंट। ठीक है, फोर्थ साबुन का। ठीक है, ये भी आपका सेम है, तो आपको ये एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, फिर भी इनके भौतिक गुणों में असमानता पाई जाती है, क्यों? तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों क्या कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, फिर भी इनके भौतिक गुणों में असमानता पाई जाती है, क्यों? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने आंसर में लिखा कार्बन की परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर। तो कार्बन की परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में कार्बन की प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने लिखा तो जिससे षटकोणीय में संरचना बनती है। क्या? जिससे षटकोणीय में संरचना बनती है, इनमें एक आबंध द्वि आबंध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक आबंध द्वि आबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या है, ग्रेफाइट चिकना फिसलनीय होता है। ठीक है, और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो हमने अब जो नेक्स्ट लाइन में लिखा, ठीक है, वही दूसरी ओर हीरा में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं। वही दूसरी ओर हीरा में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लिखना है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर हीरा में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं तथा एक त्रिआयामी संरचना बनाती है। ठीक है, इसी संरचना के आधार पर सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो इन्हीं कारणों से हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, फिर भी इनके भौतिक गुणों में असमानता पाई जाती है। तो यही सभी कारण है इनका। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने जो डायग्राम है वो देख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक में कैसे अंतर करेंगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर जो है आंसर में लिखा भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर। भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर। ठीक है, तो हम देख लें सबसे पहले एथेनॉल में अंतर। ठीक है, तो हमारा जो एथेनॉल में अंतर है, ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो एथेनॉल रंगीन तीक्ष्ण स्वाद तथा अभिलाक्षणिक गंध वाला पदार्थ है। तो एथेनॉल कैसा है? एथेनॉल रंगीन तीक्ष्ण स्वाद तथा अभिलाक्षणिक गंध वाला पदार्थ है। तो इसका सेकंड पॉइंट है, इसका क्वथनांक 3 से 51 के या 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसका क्वथनांक 3 से 51 के या 78 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड पॉइंट है इसका 156 के गलनांक होता है। ठीक है, तो इतना आपको एथेनॉल में लिखना है। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं, ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन सजाता है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एथेनोइक। तो एथेनोइक में आपका फर्स्ट पॉइंट है, एथेनोइक अम्ल रंगीन खट्टे स्वाद तथा सिरके जैसी गंध वाला पदार्थ है। तो एथेनोइक अम्ल रंगीन खट्टे पदार्थ तथा सिरके जैसी गंध वाला पदार्थ है। ठीक है, इसका क्वथनांक 391 के या 1 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है आपका एथेनोइक का। तो अब हमारा है इस का गलनांक 290 क्यों होता है। ठीक है, तो एथेनोइक की हमारे तीनों पॉइंट हो चुके हैं, मगर ये किसके आधार पर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें, ये भौतिक गुणों के आधार पर हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों पूछे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है, एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर। ठीक है, तो अब हमारा जो क्या है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमने फर्स्ट दोबारा से लिखा एथेनॉल। ठीक है, तो हमारे भौतिक गुणधर्म के आधार पर हो चुके हैं, हम रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपको बता रहे हैं। ठीक है,
तो यह उदासीन पदार्थ है। सेकेंड पॉइंट है इसका, एथेनॉल Na2CO3 अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्या एथेनॉल Na2CO3 अभिक्रिया नहीं करता है। थर्ड है हमारा, क्षारीय की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनाता है। क्षारीय की उपस्थिति में क्या एथेनोइक अम्ल बनाता है। एथेनोइक अम्ल, तो हमारा एथेनॉल के 3 पॉइंट हो चुके हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। अब हम देख लेते एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है ए अम्लीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ, ए एक अम्लीय पदार्थ है। ए Na2CO3 से क्रिया करके सोडियम लवण एवं CO2 गैस बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट इसी का, ये क्षारीय के MnO4 से क्रिया नहीं करता है तथा अवस्था के MnO4 का भी रंग नहीं उड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चंस हैं चैप्टर 4 के IMP क्वेश्चंस। आपके और क्वेश्चंस बच रहे हैं, मैं आपको वही भी बता दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप को ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।